बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की इक्वेशन डिराइव की थी, दैट U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये हमारे पास कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर की इक्वेशन आ गई। अब कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है लेकिन किस जगह करता है, किस मैकेनिज्म के तहत करता है। जैसे एक मिसाल दूं, हमारे पास एक ग्राउंड सिचुएशन है, ये ग्राउंड है, इस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ। अब हम कह रहे हैं कि जी इस ऑब्जेक्ट के पास इस वक्त कोई एनर्जी नहीं है, लेट्स से इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सो अगर हम इसको किसी हाइट पर ले जाते हैं तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की हुई है तो कहाँ की हुई है, किस चीज में इसने पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। तो इसने जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में की हुई है। इसका मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको एनर्जी स्टोर करने के लिए फील्ड का होना बहुत जरूरी है। सो जैसे एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर अगर एनर्जी स्टोर करेगा तो वो एनर्जी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा तो वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के मैकेनिज्म में एनर्जी स्टोर करेगा तो वो किस में करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में करेगा। सो हमें इस इक्वेशन के अब अंदर झांकना है कि इस इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ छुपी है। तो बच्चों आपने करना ये है कि आपने U इज इक्वल टू 1/2 लिखना है CV स्क्वायर, ये स्ट्रक्चर बना लेना। C की जगह आपने लिख देना है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/D, यानी जो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी इक्वेशन, और V इज इक्वल टू ED लिख देना। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाना है। 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/D और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। अब एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर की इक्वेशन आ जाएगी 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/AD। यहां तक की जो इक्वेशन बनी है ना, ये इक्वेशन है बच्चों एनर्जी की। लेकिन हम कैपेसिटर में एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म उसको डील करते हैं, वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसे आप एनर्जी ओवर AL भी लिख सकते हैं, एनर्जी ओवर AD भी लिख सकते हैं। यानी एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड करना या वॉल्यूम की डायमेंशंस पे डिवाइड करना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? मार्केट में ना इतने साइज के सेल्स में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल भी आता है और इतने ही साइज के सेल में मार्केट में हमारे पास 12 वोल्ट के पोटेंशियल्स भी अवेलेबल है। सो अब देखें, साइज तो उतना ही है, वॉल्यूम तो इतना है, जितनी जगह ये बैटरी घेर रही है उतनी ही जगह ये बैटरी भी घेर रही है। लेकिन जो दूसरी बैटरी है उसके पास मोर एनर्जी है इन द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो कैपेसिटर में अगर इस इक्वेशन में हम एनर्जी को दूसरी तरफ AD पे डिवाइड कर दें तो इसको हम एनर्जी डेंसिटी पढ़ सकते हैं। जो रिमेनिंग फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो देखें, एनर्जी की इक्वेशन में या एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर आ रहा है। ये चीज शो करती है कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो कहाँ स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जो प्लेट्स के दरमियान मौजूद होती। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर वाइंड अप होगा आपका पूरा टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यहाँ तक ओके है, तो अब हम आगे चलेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर। हाँ जी बेटा, इज इट ओके? समझ आ गई है? बस सिंपल सी डेरिवेशन है, कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के वोल्टेज की वैल्यूज पुट करनी है आपने। चले, इसके बाद अब आपको आपके लास्ट पेज पर, इस चैप्टर के लास्ट पेज है, उस पर एक एग्जाम्पल मिलेगी। वो एग्जाम्पल इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे एक्सपीरियंस में बोर्ड एग्जाम्स का कोई एक ऐसा साल भी नहीं रहा जिसमें ये एग्जाम्पल या एज एन MCQ ना आई हो या एज अ शॉर्ट ना आई हो। ठीक है, लाजमी आती।
हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा वोल्टेज वाला सेल होगा क्योंकि उसमें चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो अब सबसे पहले हमें इस टाइम कांस्टेंट को समझना है और ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा मैथमेटिकल भी है, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आसान तरीन अंदाज में आपको सिखाऊं और समझाऊं। तो सबसे पहले हमें प्रूफ आएगा मैथमेटिकली कि प्रूफ दैट आर सी इज इक्वल टू टाइम। क्योंकि देखिए कैपेसिटर जिस भी सर्किट में लगा होगा उस सर्किट की प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस तो होगी ना। इसका मतलब है कि हमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने वाले सर्किट में दोनों चीज़ों को मलहूज़े खाते रखना पड़ेगा। हमें कैपेसिटेंस भी जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी और सर्किट की रेजिस्टेंस भी। तो हमें ये साबित करना है कि पहले तो आर सी बराबर होता है टाइम के। कैसे साबित करना है? तो लेट अस से वी स्टार्ट विद आर सी। अब रेजिस्टेंस होता है वी ओवर आई, कैपेसिटेंस होता है क्यू बाय वी। तो पहला हिस्सा v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इक्वल आएगा q बाय आई, ठीक है। उसके बाद जो चार्ज होता है ये करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के होता है डिवाइडेड बाय आई। तो हम सेकेंडली यहाँ पर i से i कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमारे पास आर सी किस क्वांटिटी पे एंड हो रहा है? टाइम पर। तो वी स्टार्टेड विद आर सी एंड वी एंडेड ऑन टाइम। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर ली कि ये जो आर सी होता है ये किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर होता है। यहां पर आपको एमसीक्यूज कैसे आएंगे? एक तो सीधा सीधा आएगा, प्रोडक्ट ऑफ आर सी इज इक्वल टू क्या होता है जी? टाइम। एक एमसीक्यू आ सकता है यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम, कैपेसिटेंस का फैरेड, टाइम का सेकंड। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि ओहम फैरेड इज इक्वल टू क्या होता है? सेकंड हो सकता है। फिर आपको वैल्यूज दी जा सकती हैं, हो सकता है वो क्या 5 ओहम का रेजिस्टर है, वो आपके पास 5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, तो बताएं टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइक्रो सेकेंड, ये आपके पास आंसर आएगा। तो सारी डोमेन, सारे डायमेंशन जो है वो अपने माइंड में क्लियर रखने। अब हमने इस आर सी का क्या करना है? इस आर सी को याद रखें, ये जो इक्वल टू टाइम है, इस टाइम को टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। और इस वैल्यू का कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सबसे अहम रोल है। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सर्किट सबसे पहले आपने अपनी बुक पर देखना है। ये जो सर्किट सामने बना है, मैं इसमें सबसे पहले वो हिस्सा हाईलाइट करूंगा जो चार्जिंग के लिए यूज होगा। इसमें ये हमारे पास स्विच है एस और ये स्विच है हमारे पास ए। एस से लेकर ये जितने हिस्से को मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ उसी को देखना है, ए तक। ये हिस्सा जो मैंने अभी हाईलाइट किया बच्चों, ये यूज होगा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में। उसकी वजह आप देख सकते हैं कि ये स्विच ए एस के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो स्विच क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और ये चार्ज, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और सिमिलरली जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्जिंग की सर्किट के थ्रू होगी। ये जो एस स्विच है ये वाला, ये हम यहां से तोड़ के बी के साथ जोड़ देंगे और अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी कि एक चार्ज कैपेसिटर जो है वो एक सिंपल लोड सर्किट के साथ कनेक्ट हो गया। अब बैटरी का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ये ए वाला कनेक्शन टूट जाएगा। तो कैपेसिटर जो है वो अपना चार्ज रिट्रीव करना शुरू कर देगा और डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है इस सर्किट को समझना, और इस सर्किट का पहला हिस्सा क्या है? चार्जिंग। तो मैं चार्जिंग वाले पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ को समझना है। ग्राफ में बच्चों हमारे पास y एक्सिस पे चार्ज है और x एक्सिस पे टाइम है। हमने टाइम के पॉइंट्स कैसे बनाने हैं? हमने टाइम के पॉइंट्स कैसे बनाने हैं वो गौर से देखना है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहला हमने लिखना है 1 RC, फिर 2 RC, 3, 4, 5। सब बच्चे याद रखेंगे 5 RC से आगे नहीं जाना। मैक्सिमम कहां तक जाना है? 5 RC तक। अब मैं इस RC का कनेक्शन भी जरा सिंप्लीफाई कर दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 RC? मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओम है और कैपेसिटेंस 1 फैरेड है।
तो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा 1 सेकेंड। हमारा टाइम कांस्टेंट होगा 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमने मार्किंग की हुई है 1 RC का मतलब है 1 सेकेंड, 2 RC का मतलब है 2 सेकेंड, 3 RC 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो ये हमारे कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो हमने रेजिस्टर लगाया है, जो हमने कैपेसिटर लगाया है, उसके मुताबिक यहाँ पे टाइम मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो मैं यहाँ पर सर्किट दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ कि हम कौन से सर्किट के तहत चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ये हिस्सा चार्जिंग सर्किट। दूसरी तरफ जो हमारे पास चार्ज का ग्राफ है, वाई एक्सिस है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगाई हुई है जो मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी। इट विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर स्टोर कर सकता है एंड इट कैन बी 100% चार्ज। अब आपको ये जगह नजर आएगी जहां पर मैंने 0.5 क्यू नॉट भी लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब है 50% चार्ज। और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा हुआ है, मेकिंग इट जूम, क्या लिखा हुआ है? 0.63 क्यू नॉट, जिसको आप सब बच्चे 63% ऑफ द टोटल चार्ज भी एज्यूम कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है, बहुत मजे का है सुनना और समझना। तो अब क्या होगा, पूरी तवज्जो इधर रहे सब बच्चों की। ये स्क्रीन आ गई आपके सामने। बच्चों, पहला टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट होता है 1 RC, जिसमें कैपेसिटर के ऊपर 63% चार्ज स्टोर हो जाता है। अगर परसेंटेज में नहीं कहना तो आप कह सकते हैं 0.63 ऑफ टोटल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाता है। यानी मैं दो पॉइंट्स को मेंशन करने लगा हूं, ये 1 RC और 0.63 के सामने मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहा हूं। तो कैपेसिटर पहले ही टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे सामने एक ग्लास है जो फिलहाल बिल्कुल एम्प्टी था। इस ग्लास को फिल होने में 5 सेकंड लगने थे, लेकिन अपने पहले ही सेकंड में ये जो ग्लास है ये 63% फिल अप हो गया है। अपने पहले ही सेकंड में ये ग्लास 63% फिल अप हो गया। ठीक होगी बात? तो कैपेसिटर्स की कहानी भी बिल्कुल ऐसी होती है कि कैपेसिटर अपने पहले ही टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है। देन व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट? दूसरे सेकंड के बाद क्या होगा? दूसरे सेकंड के बाद ये जो कैपेसिटर है ये तकरीबन 84, फिर उसके बाद तीसरे के बाद ये तकरीबन 96, चौथे के बाद 98 और फिर पांचवें टाइम कांस्टेंट पे ये 99% तक चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में कितना वक्त लगता है, तो आप जवाब देंगे इनफाइनाइट। कैपेसिटर कभी फुल चार्ज हो नहीं सकता, ये 99.999 तक चला जाएगा। उसकी एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं। एक ग्लास है, आप उसे लबालब भरने की कोशिश कर भी लें तो फिर भी उसके टॉप से कुछ ना कुछ पानी लीक आउट होता रहेगा। यानी आप किसी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये अब 100% फुल है। सो अ कैपेसिटर विल नेवर बी फुली चार्ज्ड। ठीक है, हाँ, अ कैपेसिटर कैन ओनली बी चार्ज अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो दो सवाल, दो अलग अलग तरह के सवाल आपसे पूछा जाए, कैपेसिटर फुल चार्ज कितनी देर में होगा, तो आप बच्चों का आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज कितनी देर में स्टोर कर लेता है, तो आप जवाब देंगे कैपेसिटर 5 टाइम कांस्टेंट्स में मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा डायग्राम का समझ आ गया हो तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। हाँ,
चार्जिंग प्रोसेस स्लो क्यों हो जाता है? देखें, ये दो प्लेट्स हैं। इस प्लेट पर शुरू में चार्ज 0 था, ठीक है। अब जैसे जैसे यहां पे चार्ज आना शुरू होगा तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज की शील्ड बनती जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की शील्ड बनती चली जाएगी। अब जब यहां पे थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर हो गया ना और शील्डिंग हो गई है, तो फिर आने वाले मजीद चार्ज को ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। आने वाला भी तो पॉजिटिव ही है ना, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे और जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड करेंगे और मजीद जो चार्ज है ना उसको यहां पर आने से रोकेंगे, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा गुजरेगा लेकिन चार्ज जो है वो कम डिपॉजिट होगा अगले टाइम कांस्टेंट में। इसलिए जो पहला झटका है ना, जो पहला टाइम कांस्टेंट है, उसी पहले झटके में ही कैपेसिटर 63% चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर लेता है। तो ये हो गया हमारे पास एक वन वैल्यू टाइम कांस्टेंट का। अब टाइम कांस्टेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल ली है कि यहां हमारे पास एक छोटे कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट है और यहां हमारे पास एक बड़े कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो कैपेसिटर ऊपर यहाँ वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये 1 सेकंड पे बात चल रही है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ये एक छोटा कैपेसिटर, छोटा रेजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है 2 सेकंड्स का इंटरवल चल रहा हो, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ छोटे कैपेसिटर को। तो क्या होगा कि जो हमारा स्मॉलर कैपेसिटर है वो पहले टाइम कांस्टेंट के अंदर 63% चार्ज डिपॉजिट करेगा और 5वें टाइम कांस्टेंट तक वो मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट कर लेगा। जबकि हमारा वो कैपेसिटर जिसका टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है वो 2 सेकंड के इंटरवल पे जाके 63% चार्ज होगा और फिर उसके बाद अपने 5th टाइम कांस्टेंट पे जाके मैक्सिमम चार्ज होगा। अब आपको अपनी बुक पर एक्चुअल में ये ग्राफ मिलेगा जो फर्स्टली बना हुआ, जिसमें इस ग्राफ के ऊपर लिखा होगा स्मॉल आर सी और इस ग्राफ के ऊपर लिखा होगा लार्ज आर सी, ठीक है। तो अगर हम दो डिफरेंट कैपेसिटर्स के टाइम कांस्टेंट्स के ग्राफ बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो जो ग्राफ वाई एक्सिस के करीब बना होगा, ठीक है, जो ग्राफ वाई एक्सिस के करीब बना होगा उसका आरसी स्मॉल होगा, जो वाई एक्सिस से दूर बना होगा उसका आरसी लार्ज होगा। ग्राफ को इस तरीके से समझें कि ग्राफ में वक्त गुजरने के साथ साथ चार्ज ने डिपॉजिट होना, ठीक है। अगेन लिसन, ये जगह 1 आरसी है और ये जगह 63% है, तो मुझे 1 आरसी में 63% तक पहुंचना है, तो मैं ग्राफ को यूं पॉइंट आउट कर दूंगा, ये ग्राफ को बना दूंगा। उसके बाद 2 मुझे फिर 5 आरसी तक लेकर जाना है अपने ग्राफ को। तो यहां एक अंदाजे से फिलहाल एक रफ ड्राइंग के मुताबिक जो है वो हम डेवलप करेंगे। अच्छा, जो ऑपोजिट ग्राफ है वो भी हमने बनाना है। ये अभी हम चार्जिंग के ग्राफ पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? चार्जिंग के। तो चार्जिंग का सिर्फ ऊपर वाला पहला ग्राफ है जिसमें ये दो ग्राफ बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। पहले इन दो ग्राफ्स को देखें, ये ग्राफ नजर आ गए, ठीक है। तो अब अगली कंडीशन है डिस्चार्जिंग की। उसमें सबसे पहले ये याद रखें कि अब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम चार्ज यानी कैपेसिटर पे मौजूद है। तो अब हम जाएंगे डिस्चार्जिंग पर। ये बुक, आपकी बुक पे ये डायग्राम बनी हुई, ये मैक्सिमम चार्ज है, ये हमारे पास स्मॉल आरसी वाला ग्राफ है और ये हमारे पास लार्ज आरसी वाला ग्राफ है, और दोनों अपने पहले टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं? 0.63। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि जी इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, तो स्लोप होता है वाई एक्सिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे चार्ज है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो करंट होगी। और भी एक चीज बता देता हूं कि इन द वेरी बिगिनिंग द करंट विल बी मैक्सिमम एंड व्हेन द कैपेसिटर विल गेट फुली चार्ज्ड, यानी ये जो कंडीशन है, ये जो जगह आती है,
यहाँ पर आप यूं कह सकते हैं कि या तो करंट ज़ीरो हो जाएगा या करंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये सब बच्चे अपने पास ये पॉइंट नोट कर लें कि चार्ज टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उसे करंट कहते हैं। इन द वेरी बिगिनिंग स्लोप मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम होगा, और फुली चार्ज होने या मैक्सिमम चार्ज वाली कंडीशन पे जाके स्लोप ज़ीरो या मिनिमम हो रही है, करंट भी मिनिमम हो जाएगा। ये इस कहानी में मजीद रंग भरे जाएंगे जब हम चैप्टर नंबर 16 में जाएंगे। चैप्टर नंबर 16 जो है वहां पे इन डिटेल ये स्लोप ग्राफ्स वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो चलेगा। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग ओके है, क्लियर है। तो फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट डायग्राम डिस्चार्जिंग पर। हाँ, यहाँ पर एक स्लाइड है, ये मैं आप लोगों को सबको शेयर कर दूंगा। और इस ग्राफ में ये है कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बड़ा मैंने सारी कैलकुलेशंस लिख के रखी हुई है कि पहले आरसी के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज डिपॉजिट होता है, 0.63 ऑफ क्यू नॉट। दूसरे के बाद 86, तीसरे के बाद 95, चौथे के बाद 98 और पांचवें के बाद 99.9 0.99। इसलिए मैंने कहा था कि वी डोंट नीड टू मूव टुवर्ड 6 आरसी। कैपेसिटर ने मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट कर लेना कितने आरसीज में, 5 आरसीज में। और ये जो इक्वेशन यहां पर बच्चों लिखी हुई है, लेट मी अप्रोच इट, ये जो इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है ये आपके एफएससी लेवल पर नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, ये वो इक्वेशन है जिससे ये नीचे वाले सारे रिजल्ट्स निकले हुए। ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन है, इसका आपके सिलेबस से बच्चों कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इसको करना है। आपने सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ एक चीज पे करना है और वो है 0.63 क्यू नॉट। अब आते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट पर। उसमें सबसे पहले मैं सर्किट हाईलाइट कर दूं कि ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं कि अब मौजूद है, ये हाईलाइटेड पोर्शन आएगा डिस्चार्जिंग। ठीक है, उसके बाद मैं फिर याद करवा दूं कि जब हम शुरू करने लगे हैं डिस्चार्जिंग तो याद रखें कि कैपेसिटर पहले से भरा हुआ है। ये बात ध्यान में रखते हुए कि कैपेसिटर पहले से भरा हुआ है, यानी कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो ये है, ये लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब उसी तरह एक आरसी के बाद क्या होगा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मिसाल ध्यान में रखनी है। हमारे घर में चीनी वाला डब्बा पड़ा है, हम उस डब्बे में ये देखेंगे कि कितनी चीनी बची हुई है या ये देखेंगे कि भाई कितनी चीनी चली गई? क्या ख्याल है, ज्यादा कॉमन बिहेवियर क्या है, हम क्या देखेंगे? कितनी चीनी बची हुई है, कितनी मौजूद है। तो सेम इसी तरह चार्ज में जो कैपेसिटर में जो चार्ज है, डिस्चार्जिंग में भी हम ये नहीं देखेंगे कि कितना डिस्चार्ज हो गया है, हम ये देखेंगे कि भाई एक टाइम कांस्टेंट के बाद हमारे कैपेसिटर पे कितना चार्ज बच गया है, रह गया है। सो वॉच, लिसन वेरी केयरफुली। पहले आरसी के बाद अब कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना है, तो फर्स्ट आरसी के बाद वही कैलकुलेशन ले लेते हैं, लेट इट टू बी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह जाएगा, मैं यहां पे एक डॉट लगा रहा हूं। इस डॉट के नीचे टाइम आ रहा है 1 आरसी और इस डॉट के सामने चार्ज आ रहा है 0.37 क्यू नॉट, जिसको आप और आसान लफ्जों में 37% ऑफ टोटल चार्ज भी एज्यूम कर सकते हैं। यानी पहले टाइम कांस्टेंट के बाद जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कितना चार्ज बच जाएगा या रह जाएगा, ये देखना है। तो कितना रह जाएगा, मतलब 99% तो था, अब एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना रह गया, तो उसकी कंडीशन कुछ यूं होगी कि कैपेसिटर पे जो चार्ज रह जाएगा वो सिर्फ 37% रह जाएगा। उसके बाद फिर ये जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है ये उसी तरह बतदरीज सेकंड के बाद ये रह जाएगा तकरीबन 13%, फिर उसके बाद तकरीबन 5%, फिर उसके बाद मजीद कम, और अल्टीमेटली ये 5th आरसी पे जाके तकरीबन 0.6% रह जाएगा कैपेसिटर पे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप ग्लास में से पानी सारा खत्म कर दें लेकिन फिर भी चंद कतरे पानी के बॉटम ऑफ द ग्लास पे लगे रह जाते हैं।
तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि कैपेसिटर कभी भी फुली डिस्चार्ज भी नहीं होता और फुली चार्ज भी नहीं होता। तो ये मैंने अभी एक RC का ग्राफ बनाया है, यानी कोई एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू हमने इमेजिन कर ली 1 RC, बट इन केस इफ वी कंपेयर इट विद अनदर कैपेसिटर, तो फिर वही बात कि ये हमारे पास मैक्सिमम चार्ज है, ये ग्लास हमारे पास भरा हुआ है, ठीक है। अब छोटे वाले कैपेसिटर पे बात करें, यानी इस हिस्से पे देखें, ये एक छोटा कैपेसिटर है, तो इसके ऊपर 1 सेकंड के बाद ये हमारे पास 37% चार्ज रह जाएगा। जबकि हम दूसरे कैपेसिटर की बात करें तो उसका टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है, तो मैं यहाँ पर 2 सेकंड को हाईलाइट करता हूँ। तो उसकी जो डिस्चार्जिंग है, यानी उसके ऊपर 37% चार्ज कितनी देर बाद रहेगा, आफ्टर 2 सेकेंड्स, और इसके ऊपर 37% चार्ज कितनी देर बाद रहेगा, आफ्टर 1 सेकेंड। तो दोनों सूरतों में देखना क्या है, कैपेसिटर में चार्ज कितना आ गया है और कैपेसिटर पे चार्ज कितना रह गया है, ये हमारे मेन कंसर्न्स हैं। दो बड़ी अहम चीजें कि जब चार्जिंग की बात होती है तो कैपेसिटर पे 1 RC में कितना चार्ज स्टोर होता है, यू विल आंसर 63% और यू विल आंसर 0.63 ऑफ Q0। और जब डिस्चार्जिंग हो तो फिर 1 RC में कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह जाता है, रिमेनिंग कितना है, आप जवाब देंगे 37% या 0.37 Q0। तो अब मैंने करने हैं क्वेश्चंस, आपने देने हैं आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, चार्ज टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती? गुड गुड, शाबाश। अगला सवाल, वही Q/T करंट हो जाता है। अगला सवाल, 1 RC में कैपेसिटर चार्ज कितना होता है? गुड, शाबाश। ओके, अगला सवाल, कितने टाइम कांस्टेंट चाहिए मैक्सिमम चार्ज गेन करने के लिए? गुड, वेरी गुड, शाबाश। 5 टाइम कांस्टेंट्स। कितने टाइम कांस्टेंट चाहिए हैं फुल चार्ज होने के लिए? इनफाइनाइट। गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल, 1 RC के बाद जब डिस्चार्जिंग हो तो कितना चार्ज रह जाता है कैपेसिटर पे? गुड, 37%। ठीक है, अब सवाल गौर से सुनना है। 1 RC के बाद डिस्चार्जिंग के दौरान कितना चार्ज उड़ गया? गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, पहली बात सुन लें। जितने मैंने आपसे सवाल पूछे हैं यही इसका कुल खुलासा है। अगला सवाल, ओहम फेरेड किसके बराबर होता है? गुड, सेकंड आंसर करना है। अगर मैं ओहम फेरेड कहूंगा तो सेकंड आंसर करना है, और अगर मैं RC कहूंगा तो फिर आप क्या आंसर करेंगे? देन यू विल आंसर टाइम। तो ये बच्चों हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। ये वाली इक्वेशन, ये सारे नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इक्वेशन डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, ठीक है। और ये मैंने डिस्चार्जिंग के वैल्यूज लिखी हुई हैं कि 1 RC के बाद कितना चार्ज रह जाता है, 0.37। 2 के बाद कितना रह जाता है, 13%। फिर उसके बाद 4%, फिर उसके बाद 2% और फिर 0.7%। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पर आपको इन नोट्स की मदद से क्लियर हो जाएगी। बुक पर इतनी डिटेल बिल्कुल नहीं दी हुई, ठीक है। इसलिए आप सब बच्चे कोशिश करेंगे वैल्यूज याद करें, अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करें बाकियों से, क्वेश्चन
मेकिंग जो है उसको सीखें,